ये कहानी एक छोटे से गांव सूरजपुर की है। यहाँ मोनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोनू के परिवार में उसकी पत्नी नीरा और एक बेटा कृष्ण था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। मोनू के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां वह खेती कर अपने घर का पालन पोषण करता था। लेकिन अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपनी जमीन के पास बैठा हुआ था और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगा। दिन पर दिन मेरी इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चलकर नीरा से राय लेकर देखता हूँ, वह क्या कहती है इस बारे में। मोनू तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी नीरा को आवाज लगाता है। नीरा, जरा यहाँ आना तो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मोनू की आवाज सुनकर नीरा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ नीरा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? नीरा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे तुम्हारी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और कृष्ण की पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। ठीक है नीरा, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह मोनू जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह आवाज लगाता है। साहब, क्या आप घर पर हैं? मोनू की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ मोनू बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मोनू फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा, तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। मोनू जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। मोनू अपने घर पहुंचकर नीरा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ नीरा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह मोनू जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए नीरा को बोलकर जाता हूं।
नीरा, जरा यहाँ आना तो। मोनू को बुलाता सुन नीरा वहां आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ नीरा, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और कृष्ण खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपनी ख्याल रखना। तभी मोनू घर से निकल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। मोनू अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। मोनू को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही मोनू चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ मोनू सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह के अब रात हो जाती है और नीरा मोनू का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख कृष्ण पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। कृष्ण की बात सुनकर नीरा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब नीरा देखती है कि मोनू अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, मोनू कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्या कहा बेटी? मोनू कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है, तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वह अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि मोनू कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले गणेश को मोनू को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद गणेश जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। ये क्या? मोनू का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। गणेश वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। गणेश जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ गणेश बेटा? तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें मोनू मिला? गणेश जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। गणेश जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी नीरा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। गणेश, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं नीरा को लेकर वहां आता हूं। गणेश को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार नीरा को समझाने लगता है, नीरा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से मोनू ठीक नहीं होगा। फिर जमींदार नीरा को लेकर मोनू को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और गणेश वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और नीरा जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा मोनू बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। नीरा मोनू के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं और मोनू का इलाज करने लगते हैं। वैद्य जी, अब कैसी है मोनू की हालत? देखिए जमींदार जी,
मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर मोनू की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली दवा दे दी है, परंतु जहर मोनू के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है। और ये अब कब होश में आएगा? अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य मोनू की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले मोनू को लाकर उसे उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो नीरा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम मोनू की अच्छे से देखभाल करो, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और कृष्ण के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से नीरा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां कृष्ण आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर नीरा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? कृष्ण की ऐसी बातें सुन नीरा भावुक हो जाती है। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। फिर नीरा कृष्ण को वहां से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब मोनू के ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह नीरा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और मोनू की तबीयत अब कैसी है? काका, उनकी तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है, और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने मोनू को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दीजिए, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और कृष्ण की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। जमींदार नीरा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर नीरा जमींदार की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर में नीरा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है नीरा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह मोनू का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं नीरा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है नीरा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और मोनू का दोनों का ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरों के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं कृष्ण की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं।
बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। मोनू का सपना था कि कृष्ण पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। कृष्ण की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार नीरा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। नीरा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे नीरा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह कृष्ण की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। नीरा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच मोनू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और नीरा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक मोनू को होश आ गया। मोनू को होश में आते देख नीरा बहुत खुश हो गई। मोनू, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। नीरा, मैंने तुम्हें और कृष्ण को बहुत परेशान किया। नहीं मोनू, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मोनू धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने नीरा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। कृष्ण की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही। और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। नीरा का त्याग और मोनू का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अभी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते थे।